नमस्कार। बीएससी प्रथम वर्ष छात्रों के लिए आज हम वर्गीकरण का सिलसिला प्रारंभ कर रहे हैं और वर्गीकरण के इस श्रृंखला के अंतर्गत तो पहला संघ है प्रोटोजोआ, जो आपके पहले पेपर में है। इस प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, इसका जो वर्गीकरण किया जाता है वो गमनांकों के आधार पर होता है। गमनांक उपस्थित हैं, अनुपस्थित हैं या गमनांक किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये जो लक्षण है गमनांक का, इसके आधार पर प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया जाता है। अब पहले हम इनके सामान्य लक्षणों की संबंध में बात करते हैं। प्रोटोजोआ के जो सामान्य लक्षण होते हैं वो किस प्रकार से पाए जाते हैं। ये जो जंतु है इनका आवास समुद्री है या नदियों का जल है, या जो जैविक देह होती है उसके अंदर परजीवी रूप में ये उपस्थित पाए जाते हैं। तो अलग अलग स्थानों पर समुद्रों के अंदर भी मिलते हैं, नदियों, पोखरों, झरनों, झीलों के जल में मिलते हैं, और जो दैहिक शरीर होता है, देह होती है, उसके अंदर भी ये प्रवास करते हैं, आवास करते हैं अपने अंत्य परजीवी रूप में। समस्त जगह ये पाए जाते हैं। इनकी जो देह होती है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका के रूप में पाई जाती है। इसमें देह एक कोशिका बनी होती है और कोशिका का जो प्रकृति है वो यूकैरियोटिक प्रकार की पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है सुविकसित होता है, और इस केंद्र के अंदर केंद्र झिल्ली है, केंद्रिका है, और जो गुणसूत्र होते हैं उसमें हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों उपस्थित पाए जाते हैं। जो कोशिका द्रव होता है उस कोशिका द्रव के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी काय है और प्लास्टिड्स, हरित लवक, समस्त चीजें उपस्थित पाई जाती हैं। और इनके जो कशाप होते हैं, जो पक्षमाभ होते हैं, उनकी जो आंतरिक संरचना होती है उसमें 9+2 की जो व्यवस्था होती है तंतुओं की, वो उपस्थित पाई जाती है। तो ये जो समस्त लक्षण है यूकैरियोटिक कोशिका के, वो यहाँ उपस्थित पाए जाते हैं। इनकी जो समिति होती है वो तीनों प्रकार की पाई जाती है। गोलाकार भी है, अरीय भी है, द्विपार्श्व भी है। समस्त समितियां यहाँ उपस्थित पाई जाती हैं अलग अलग जंतुओं में। और कुछ जंतु असमिति भी पाए जाते हैं, जैसे कि अमीबा, प्रोटियस जंतु होता है जो असमितीय रूप में पाया जाता है। इनकी जो देह होती है उस पर कोशिका झिल्ली का आवरण है। कोशिका झिल्ली के आवरण के ऊपर एक अतिरिक्त आवरण भी पाया जाता है। वो क्यूटिकल के रूप में होता है, या पेलिकल के रूप में होता है, या सिलिकॉन या कैल्शियम निर्मित कवच के रूप में पाया जाता है। कुछ जंतु जो जितने आवरण हैं, इन आवरण विहीन पाए जाते हैं। इनकी देह नग्न रूप में उपस्थित पाई जाती है। जो गमनांक है यहाँ वो कुछ जंतुओं में अनुपस्थित है, कुछ जंतुओं में उपस्थित पाए जाते हैं। जिनमें उपस्थित पाए जाते हैं वो कूटपादों के रूप में होते हैं, कसाब के रूप में होते हैं, या पक्षमाप के रूप में पाए जाते हैं। जो पोषण है इनका होलोजोइक प्रकार का है, प्राणी सम, ये होलोफाइटिक, पादप सम और सेप्रोफाइटिक या सेप्रोजोइक, जो कि भोजन को अवशोषण के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के पोषण यहाँ पाए जाते हैं। जो प्राणीसम है भोजन को निगलकर ग्रहण करते हैं। होलोफाइटिक, इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं, जो यूग्लिना है। और सेप्रोफाइटिक, जो बाहरी देह के बाहर उपस्थित पोषक तत्व होते हैं उसको देह के द्वारा अवशोषित किया जाता है। ये जो असन क्रिया होती है, फीडिंग क्रिया होती है, यह दो प्रकार से पाई जाती है। एक पक्षमाभी असन क्रिया होती है, एक एंडोसाइटोसिस क्रिया होती है। जो पक्षमाभी असन क्रिया होती है इसके अंतर्गत जो जल में उपस्थित भोजन के सूक्ष्म कण होते हैं उनको छान कर ग्रहण किया जाता है, और यहाँ एंडोसाइटोसिस क्रिया के अंदर जो भोजन है उसको निगलकर देह के अंदर ग्रहण किया जाता है। साइटोसिस एक क्रिया होती है जिसके माध्यम से जो विभिन्न वस्तुएं होती हैं कोशिका द्रव में, वो गमन करती हैं कोशिका द्रव के अंदर। तो ये जो भोजन खाद्य धानियां होती हैं
वो भी इसी साइक्लोसिस क्रिया के माध्यम से कोशिका द्रव में गमन करती हैं एक वर्ताकार पथ पर, और उसके अंतर्गत इनका जो भोजन है वो पाचित होता है, और पाचित भोजन को भी कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से वितरित किया जाता है, और उसके पश्चात जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको देह से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये क्रिया यहाँ पाई जाती है, साइक्लोसिस क्रिया इन जंतुओं के अंदर। ये जो पेशियां होती हैं इन जंतुओं के अंदर वो अनुपस्थित पाई जाती हैं, क्योंकि एक कोशिकीय जंतु होते हैं, लेकिन इनके अंदर संकुचन क्रिया के लिए संकुचनशील तंतु पाए जाते हैं। ये जो ओस्मोरेगुलेशन प्रक्रिया होती है, इसके अंतर्गत जो कोशिका द्रव के अंदर अतिरिक्त रूप से आया हुआ जल बाहर निष्कासित किया जाता है, उसको ओस्मोरेगुलेशन जल नियमन क्रिया कहते हैं। तो जल नियमन क्रिया यहाँ पाई जाती है। इसके लिए यहाँ जो कोशिकांग है संकोचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। तो ये रिक्तिकाएं उस जल को ग्रहण करके देह से बाहर निष्कासित कर देती हैं। ये जो एडवर्स कंडीशंस होती हैं, जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, उसके अंतर्गत ये जो जंतु होते हैं बीजाणु निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। जो इनका अलैंगिक प्रजनन क्रिया होती है वो विखंडन के माध्यम से होती है। विखंडन मतलब देह एक से दो भागों में विभाजित हो जाती है, और या एक से अनेक भागों में विभाजन करना। ये दो अलग अलग प्रकार से विखंडन क्रिया पाई जाती है। जब देह एक से दो भागों में विभाजन करती है उसको बोलते हैं द्विविखंडन, बाइनरी फिजन, और यदि एक से अधिक खंडों में विभाजन होता है बोलते हैं मल्टीपल फिजन या बहुविखंडन। तो इन क्रियाओं के माध्यम से इनका अलैंगिक प्रजनन क्रिया संपन्न होती है। जो लैंगिक प्रजनन क्रिया है वो सिनगेमी के माध्यम से या कॉन्जुगेशन के माध्यम से। सिनगेमी में क्या होता है कि जो दो युग्मक होते हैं नर और मादा, उस संपूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं सेलेन क्रिया के अंतर्गत, जिसमें कोशिका द्रव भी और केंद्रक दोनों इस क्रिया में समान रूप से भाग लेते हैं, उसको बोलते हैं सिनगेमी। और कॉन्जुगेशन क्रिया के अंतर्गत जो संयुग्मन क्रिया होती है उसके अंतर्गत जो सेलेन क्रिया होती है दो युग्मकों के मध्य में, उनके केवल केंद्रक ही भाग लेते हैं, कोशिका द्रव इस क्रिया में भाग नहीं लेता है। तो इस प्रकार से इनकी लैंगिक प्रजनन क्रिया है वो संपन्न होती है। अब हम बात करते हैं इनके कुछ विशिष्ट गुणों की। इनमें सबसे पहला जो गुण है प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जो देह संगठन होता है इनका वो जीव द्रव्य स्तर का पाया जाता है, क्योंकि एक कोशिकीय जंतु होते हैं उसके अंदर समस्त जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो विभिन्न कोशिकाओं के मध्य वितरित पाई जाती हैं। श्वसन क्रिया और पाचन क्रिया, ये जो उछन क्रिया, ये अलग अलग कोशिकांग करते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो देह संगठन होता है वो विभिन्न कोशिकाओं के रूप में पाया जाता है, जिनको प्रोटोप्लाज्मिक इकाई कहते हैं। इसलिए इनका जो देह संगठन है जीव द्रव्य स्तर का पाया जाता है। लेबर ऑफ डिवीजन, ये जो श्रम विभाजन होता है ये बड़े जो विकसित जंतु हैं उनमें पाया जाता है। जैसे हम लोगों में जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनके लिए अलग अलग तंत्र पाए जाते हैं। तो समस्त जैविक क्रियाओं को करने के लिए विभिन्न तंत्र उपस्थित हैं, उनको ये कार्य आवंटित किया गया है। तो यहाँ कोई ऐसा आवंटन नहीं पाया जाता, क्योंकि कोशिका एक कोशिकीय जंतु होते हैं। तो लेकिन इस प्रकार से यहाँ श्रम विभाजन जो प्रक्रिया है अनुपस्थित पाई जाती है। इमोर्टल इन नेचर, ये अमर प्रकृति के पाए जाते हैं, इनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। एक कोशिका दो कोशिका में विभाजन करके फिर आगे चलकर वो दो कोशिकाएं फिर चार कोशिकाओं में विभाजन करती हैं। तो ये आगे हमेशा इनका जनरेशन चलता रहता है, इनकी मृत्यु कभी नहीं होती है। इसीलिए इनको हम जो है इमोर्टल इन नेचर की प्रकृति के पाए जाते हैं, अमर प्रकृति के ये जंतु पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इस प्रोटोजोआ संघ की वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण जैसे हम बात की थी कि वर्गीकरण इनका गमनांगों की प्रकृति के आधार पर पाया जाता है। तो प्रोटोजोआ संघ को हम चार उपसंघों में विभाजित करते हैं। सात को मेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा,
सीलियोफोरा, ये 4 उपसंघ हैं प्रोटोजोआ संघ के। तो पहला जो लक्षण है वो गमनांक के आधार पर है। जो सार्कोमेस्टिगोफोरा जंतु होते हैं उसमें गमनांक कूटपादों के रूप में, पक्षमाभों के रूप में या कसाब के रूप में पाए जाते हैं। जबकि स्पोरोजोआ जंतु होते हैं ये अंत्यपरजीवी रूप में पाए जाते हैं देह के अंदर, यहाँ गमनांक अनुपस्थित पाए जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी गमनांक अनुपस्थित पाए जाते हैं क्योंकि ये अंत्यपरजीवी रूप में पाए जाते हैं। सीलियोफोरा जंतु जो होते हैं वहां पक्षमाभ गमनांक के रूप में पाए जाते हैं। जो केंद्रक होता है यहाँ संख्या में एक या एक से अधिक पाए जाते हैं, लेकिन सबके सब एक ही प्रकृति के पाए जाते हैं। यहाँ केवल एक केंद्रक पाया जाता है, यहाँ भी एक केंद्रक पाया जाता है। यहाँ केंद्रक संख्या में 2 होते हैं और 2 अलग अलग प्रकृति के पाए जाते हैं। एक केंद्रक छोटा होता है माइक्रो न्यूक्लियस के रूप में, एक केंद्रक बड़ा होता है गुरु केंद्रक के रूप में। तो गुरु केंद्रक होता है वो दैनिक गतिविधियों का संचालन करता है, जबकि लघु केंद्रक जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो प्रजनन क्रिया में भाग लेता है। इनका जो पोषण है प्राणी सम है, पादप सम है या सेप्रो जो मृत्योपोषी रूप में इनका पोषण पाया जाता है। तीनों प्रकार के पोषण यहाँ उपस्थित हैं सार्कोमेस्टिगोफोरा जंतुओं के अंदर। स्पोर जंतुओं में केवल मृत्योजीवी प्रकार का ही पोषण है, यहाँ भी उसी प्रकार का पोषण है। यहाँ प्राणी सम पोषण पाया जाता है सीलियोफोरा जंतुओं के अंदर। ये जो एलिंगी प्रजनन क्रिया होती है वो विखंडन क्रिया के माध्यम से होती है। विखंडन भी 2 प्रकार का है, एक द्विविखंडन है, एक बहुविखंडन है। दोनों प्रकार से यहाँ जो एलिंगी प्रजनन क्रिया पाई जाती है। यहाँ केवल बहुविखंडन के द्वारा होता है एलिंगी प्रजनन, यहाँ भी बहुविखंडन के द्वारा ही पाया जाता है। यहाँ जो द्विविखंडन क्रिया है उसके माध्यम से एलिंगी प्रजनन क्रिया की जाती है, लेकिन जो तल होता है विखंडन का वो अनुप्रस्थ तल पाया जाता है। यहाँ जो तल होता है विखंडन का अनुदैर्ध्य तल पाया जाता है। जो लैंगिक प्रजनन क्रिया होती है वो सिनगेमी के द्वारा यहाँ पाई जाती है, लेकिन इसमें बीजाणु निर्माण क्रिया अनुपस्थित पाई जाती है। यहाँ भी सिनगेमी के द्वारा लैंगिक प्रजनन क्रिया होती है, यहाँ बीजाणु निर्माण पाया जाता है। यहाँ भी बीजाणु निर्माण पाया जाता है सिनगेमी क्रिया के पश्चात में। यहाँ जो लैंगिक प्रजनन क्रिया है वो संयुग्मन क्रिया के माध्यम से पाई जाती है, जिसके अंतर्गत केवल युग्मकों के केंद्रक ही शैली क्रिया में भाग लेते हैं। यहाँ बीजाणु निर्माण क्रिया अनुपस्थित है। यहाँ जो बीजाणु बनते हैं उनके अंदर जो ऊपरी खोल होता है उनका, उस पर ध्रुवीय तंतु नहीं पाए जाते हैं। यहाँ ध्रुवीय तंतु उपस्थित पाए जाते हैं इनके खोल पर, और यहाँ भी बीजाणु निर्माण क्रिया नहीं पाई जाती। तो ये जो लक्षण है इन विभिन्न उपसंघों के हैं। अब हम पहले उपसंघ की बात करते हैं सार्कोमेस्टिगोफोरा। इसको हम 3 अधिवर्गों में विभाजित कर सकते हैं। 3 अधिवर्ग मेस्टिगोफोरा, ओप्लैनिटा एंड सार्कोडाइना, ये 3 इसके अधिवर्ग पाए जाते हैं सार्कोमेस्टिगोफोरा उपसंघ के। इनके जो लक्षण होते हैं उनकी बातचीत करते हैं। अब हम जो गमनांग है यहाँ कसाब के रूप में पाए जाते हैं, यहाँ गमनांग पक्षमाभ के रूप में पाए जाते हैं, यहाँ गमनांग कूटपाद के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ केंद्रक अकेला होता है, एक केंद्रक होता है। यहाँ केंद्रक 2 या 2 से अधिक पाए जाते हैं, लेकिन समस्त एक ही प्रकृति के पाए जाते हैं। यहाँ भी केंद्रक अकेला पाया जाता है, एक ही पाया जाता है। यहाँ जो एलिंगी प्रजनन क्रिया होती है वो अनुदैर्ध्य तल पर द्विविखंडन क्रिया पाई जाती है, और यहाँ जो एलिंगी प्रजनन क्रिया होती है वो प्लाज्मोटोमी के रूप में या द्विविखंडन क्रिया के माध्यम से पाई जाती है। यहाँ जो एलिंगी प्रजनन क्रिया होती है यहाँ द्विविखंडन क्रिया के माध्यम से या बहुविखंडन क्रिया के माध्यम से पाई जाती है। जो पोषण है यहाँ प्राणी सम है, प्राणी उत्पादक सम है और मृत्योपोषी के रूप में यह पोषण पाया जाता है। तीनों प्रकार का यहाँ उपस्थित पाया जाता है। यहाँ केवल मृत्योपोषी ही पोषण ही पाया जाता है। जो बाहरी पोषक तत्व होते हैं उनको देह के द्वारा अवशोषित करके ग्रहण किया जाता है। यहाँ जो पोषण की क्रियाएं होती हैं
प्राणीसम है या मृतोपोषी के रूप में यहाँ पोषण पाया जाता है। तो ये जो लक्षण है ये 3 अधिवर्ग मेस्टिडोफोरा, ओप्लैनेटा एंड सार्कोडाइना इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। ये जो ओप्लैनेटा जो अधिवर्ग है इसके अंदर केवल एक जंतु है ओप्लाइना, और बाकी का जो क्लासिफिकेशन है वो आगे चलता है, उसको हम आगे की क्लास में लेंगे। धन्यवाद। और ये क्या हो गया?